नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 19 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण है। अगला है, किगाली संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल पक्ष हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे। तीसरा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बड़े पैमाने पर शक्तिशाली हरित गृह गैसें हैं जो समताप मंडल के ओजोन के बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती हैं। विकल्प है केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले कथन को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए लाए गए थे। किगाली संशोधन निश्चित रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किया गया था, लेकिन आप लोगों को यह जानना चाहिए कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था तो इसका उद्देश्य था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो कि ओजोन परत को बहुत गंभीरता से नुकसान पहुंचाती हैं, इनको फेज आउट करना, इनको हटाने के लिए। इन गैसेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से एसी के अंदर में, रेफ्रिजरेटर के अंदर में किया जा रहा था। और जब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर उसकी जगह पर किन गैसेस का प्रयोग होगा। इसके लिए आप तीसरे कथन में देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों का नाम लिखा हुआ है। दरअसल ये गैसेस समताप मंडल में जो ओजोन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर इन गैसों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। ये सारा घटनाक्रम उभर के आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। लेकिन समय के साथ साथ हमें यह मालूम चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस ओजोन को नुकसान तो नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन ये बड़ी शक्तिशाली हरित गृह गैसें हैं। तो ऐसे में अगर आप तीसरे कथन को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि समताप मंडल में जो ओजोन है उसके बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है, तो यह कथन गलत हो जाता है। यह आधा सही है, आधा गलत है। पहला हिस्सा इसका सही है। अगर आप दूसरे कथन को देखें तो यहाँ पर किगाली संशोधन के माध्यम से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस को फेज आउट करने की बात कही गई है, ना कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस को। तो ये दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। ऐसे में सही जवाब हो जाता है केवल एक। संबंधित समाचार किगाली संशोधन से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल स्टूडेंट्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन का अनुसमर्थन करते हैं और 2023 तक सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति को तैयार किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। किगाली एक जगह है जो कि रवांडा के अंदर में स्थित है। 2016 में यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस भी खतरनाक है, ऐसे में इनको भी हमें फेज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, दिए गए कथनों में से कौन सा या से लोकसभा के स्पीकर के संदर्भ में गलत है या है। पहला है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संवैधानिक दायित्व का सम्मान करने के लिए अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद उन्हें राजनीतिक दल से इस्तीफा देना अनिवार्य है। अगला है, अध्यक्ष को सदन से किसी सदस्य के निलंबन का आदेश देने और ऐसे आदेश को वापस रद्द करने का अधिकार है। अगला है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष अपना कार्यालय अविलंब खाली कर देगा। विकल्प है केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, केवल एक। अगर हम इसमें देखें, क्योंकि हमसे पूछा गया है गलत कौन कौन से हैं, वास्तव में ये तीनों ही यहाँ पर गलत है और इसका सही जवाब होगा सी। आइए अब जरा देखते हैं संबंधित समाचार को और उत्तर की व्याख्या क्या है। देखिए, समाचार है, हाउ कैन वी गारंटी द स्पीकर्स इम्पार्शियलिटी। ऐसे में बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो स्पीकर हैं अगर वो सत्ता पक्ष के साथ में जुड़े रहे होंगे
तो उनकी निष्पक्षता पर निश्चित रूप से सवाल उठते रहेंगे। तो ऐसे में संसद की गरिमा बनी रहे, इस संबंध में स्पीकर का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है और इस बात को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। अब अगर आप इस प्रश्न के अंदर में जो शामिल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजनीतिक दल से इस्तीफा देना अनिवार्य है। दरअसल ये अनिवार्य नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्वैच्छिक है, लेकिन कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि स्पीकर सभी के साथ समानता का व्यवहार कर सके। अगला स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर लोकसभा की कार्यवाही में कोई सदस्य बाधा डालता है तो लोकसभा की जो नियमावली है उन नियमों के अनुसार अध्यक्ष ऐसे सांसदों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बात होती है इस आदेश को रद्द करने के अधिकार की, तो ऐसा अधिकार लोकसभा के स्पीकर के हाथ में नहीं होता है, बल्कि ये अधिकार होता है सदन के पास में। अर्थात अगर बात लोकसभा की हो रही है तो लोकसभा के अंदर में जो सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से इस संबंध में, निलंबन को रद्द करने के संबंध में प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इस आधार पर ये वाला कथन भी गलत हो जाता है। इसके अलावा अगला कथन कहता है कि जब लोकसभा भंग होती है तभी अध्यक्ष अपने कार्यालय को खाली कर देगा, जबकि ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट। होता यह है कि जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं और नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, तब उसके ठीक पहले जो पुराने अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद त्याग कर देते हैं और ऐसे में राष्ट्रपति महोदय एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर के दो प्रमुख कार्य होते हैं कि जो नए मेंबर चुन करके आए हैं लोकसभा के अंदर में उनको शपथ दिलवाना और इसके अलावा नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाना। और जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है प्रोटेम स्पीकर भी अपना पद त्याग कर देता है। तीसरे वाले कथन में ऐसे में आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि नई लोकसभा के पहली बैठक के पहले जो स्पीकर होते हैं वो अपने पद को खाली करते हैं, न कि लोकसभा के भंग होने के बाद। थोड़ा सा ट्विस्ट था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है यह भारत और दक्षिण अफ्रीका की एक पहल द्वारा गठित किया गया था, सभी क्वाड सदस्य इसके सदस्य राष्ट्रों में से हैं। अगला है हिंद महासागर संवाद IORA की एक प्रमुख पहल है, इसने गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र की स्थापना की है। विकल्प है केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, तो निश्चित रूप से इसमें पहला कथन सही है। 1995 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भारत की यात्रा की और उसके आधार पर 1997 में यह संगठन अस्तित्व में आया। दूसरा कथन है सभी क्वाड सदस्य, क्वाड जिसके अंदर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। तो अगर हम बात करें क्वाड मेंबर्स की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वो तो IORA में शामिल हैं, लेकिन यूएसए और जापान वो इसके महज डायलॉग पार्टनर्स हैं, इसके पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। तो ऐसे में दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा है हिंद महासागर संवाद निश्चित रूप से IORA की एक पहल है ताकि सहयोग और सामंजस्य को आगे बढ़ाया जा सके। चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र ये IORA की पहल नहीं है, बल्कि ये भारतीय नौसेना की पहल है, जिसमें उसे भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा भी सहयोग किया जाता है और ये गुरुग्राम में स्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ये IORA की पहल नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना का प्रयास है। तो ऐसे में सही जवाब आपके सामने है, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही होंगे। आप समाचार देख सकते हैं, ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप साइंड बिटवीन इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी। दरअसल स्टूडेंट्स, हाल के समय में हमने देखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में रक्षा संबंध बहुत तेजी के साथ में मजबूत हुए हैं। मालाबार अभ्यास के अंदर में भी ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को हमने स्वीकृति दी है।
अब ऐसे में यहाँ पर हिंद महासागर के क्षेत्र में, पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना मिलकर के कार्य कर सके और एक समावेशी समुद्र का निर्माण किया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार जनजाति, पहला है वाचवा, जनजाति है तिवा, देन न्योकुम, निशी, मायोको, लुसाई। विकल्प है केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से पहला वाला हमारा सही है कि वाचवा और तिवा जनजाति। दरअसल आप अगर समाचार को यहाँ पर देखें और समाचार के पहले अगर आप इसके जवाब को देखें तो यहाँ पर दूसरा भी सही है और तीसरा वाला गलत है। उत्तर आप देख लीजिए पहले, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ समाचार पर। समाचार आप यहाँ पर देखो तो तिवा जनजाति जिसका संबंध असम के साथ में है, ये वाचवा नामक एक फसल त्योहार मनाते हैं कि अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो इस संदर्भ में जो हमारा पहला वाला जो मिलान था ये सही हो जाता है। न्योकुम की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये नीसी नाम की जनजाति से ही संबंधित है। नीसी जनजाति का संबंध मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के साथ में है, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। और लुसाई जनजाति की जब हम बात करते हैं तो इनका संबंध मुख्य रूप से मिजोरम के क्षेत्र के साथ में जुड़ता है। और मायोको नाम का जो त्योहार है ये एक दूसरी जनजाति है हमारे देश में जिन्हें हम लोग कहते हैं अप्तानी, और अप्तानी जनजाति के लोगों का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश के साथ में ही है, जैसे कि नीसी जाति के लोग अरुणाचल के हैं। मायोको नाम का जो त्योहार है ये एक प्रकार का मित्रता का त्योहार है। और न्योकुम त्योहार जो है इसमें पूरी धरती के सभी देवताओं की पूजा उपासना की जाती है और नीसी जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, ऐसा इस जनजाति के लोगों का मानना है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मायोको का संबंध अप्तानी के साथ में है, न्योकुम और वाचवा वो करेक्टली मैच्ड है, इसीलिए 1 और 2 इसका सही जवाब है। समाचार आप लोगों ने देख ही लिया है, जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो यहाँ पर लिखवा भी दी है ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई समस्या ना हो। आप यहाँ देख सकते हो न्योकुम में न्योक का अर्थ है भूमि और कुम का अर्थ है सामूहिकता। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का त्योहार है, सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना यहाँ पर की जाती है। मायोको के बारे में भी लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ से। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से है। व्यापक आधारित व्यापार और निवेश समझौता अर्थात BTIA, इंग्लिश में कहें तो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, भारत किसके साथ इस संबंध में अपनी वार्ताओं को आगे बढ़ा रहा है? और इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ के साथ में। और 2007 से ये वार्ताएं चल रही हैं। यूरोपीय संघ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अभी मुक्त व्यापार के संदर्भ में काफी कुछ किया जाना बाकी है। दोनों पक्षों की अपनी चिंताएं हैं, अपने विषय हैं। जब तक ये सुलझेंगे नहीं तब तक ये समझौता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, चावल का फोर्टिफिकेशन या पोषण युक्त चावल। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से इस संबंध में घोषणा की कि हमारे यहाँ पर जो गरीब आबादी है, जो कुपोषण से ग्रस्त है, उनको कुपोषण से बाहर निकालने के लिए, भुखमरी से बाहर निकालने के लिए पोषण युक्त चावल या फोर्टिफाइड राइस मिलना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस को आप इस तरीके से समझिए कि सामान्य चावल के अंदर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा कि कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवा और मिड डे मील कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। कुछ अन्य तथ्यों को आप यहाँ पर जानें कि फोर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनकी पहचान के लिए +F नाम का लोगो अधिसूचित किया गया है। फोर्टिफाइड चावल के अंदर में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। इस चावल को खाने से कुपोषण दूर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें पाए जाने वाले आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B12 आदि इसकी पोषक क्षमता को बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
तो ऐसे में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संबंध में उपयोगी अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचती रहेगी, उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। शुक्रिया।